नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में किसकी सरकार, आज से इसी नाम से एक कार्यक्रम आपके बीच आएगा रोजाना शाम 5 बजे। और इसमें तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, हवा हवाई बात नहीं, एक एक तथ्य और तर्क लेकर के आएंगे हेमंत अत्री जी। मैं आज मुद्दा लाऊं उससे पहले हेमंत अत्री जी को विंडो में ले आइए कंट्रोल रूम। हेमंत अत्री जी के बारे में आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी जब इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी है तो मैं इंट्रोड्यूस करूं। 3 दशक से ज्यादा का वक्त पत्रकारिता को दिया है अत्री जी ने। भास्कर जैसे बड़े समूह में, जिसकी आज भी कहता हूं, जब हम लोग कई बार व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो कुछ लोगों की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बचा के रखी है, साख बची हुई है, उस भास्कर समूह में नेशनल पॉलिटिकल एडिटर के रूप में सेवा दी है। और सबसे बड़ी बात, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक की पत्रकारिता अत्री साहब ने की। बहुत सारे लोग हैं लखनऊ की पत्रकारिता करते हो, दिल्ली की नहीं करते, तो फिर वो लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन जुड़ नहीं पाती है। ये है सब खबरों के सेंस में, इसको जो पत्रकार साथी हैं वो समझ पाते हैं। तो अब हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ये अत्री जी से ही हम समझेंगे। लेकिन आज का विषय जो है, उस विषय पे आते हैं। वक्त किसी का वक्त कैसे बदल देता है, इसकी गवाही सिर्फ वक्त ही देता है और कोई नहीं देता। राहुल गांधी एक वक्त में, तमाम हम जाते थे फील्ड में, लोगों से सुना करते थे कि अरे मोदी के मुकाबले राहुल का नाम ही जब आ जाता है कि मोदी वर्सेस राहुल, तो मोदी की जीत हो जाती है। लेकिन वक्त बदल गया और वक्त ऐसा बदला कि सामने मोदी का चेहरा हो, राहुल का चेहरा आ जाए तो मोदी निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। संसद इसकी गवाही है, संसद गवाही है। अब हरियाणा के चुनाव में सीधा मुकाबला ये मोदी वर्सेस राहुल हो गया। तो सोचिए पसीना पसीना कौन होगा। ऐसे हालात में एक गुप्त प्रचारक है भाजपा का, जो हर चुनाव में निकल के आता है साइलेंटली। आप उसको देखते नहीं हो, किसी मंच पर नहीं आता है, उसके हाथ में कोई माइक नहीं होता है, सामने जनसमूह नहीं होता, लेकिन वो हिडन प्रचारक होता है, गुप्त प्रचारक। और वो चुनाव में एक झूठा नैरेटिव सेट करता है। कुछ लोग अलग अलग नाम से आजकल उसको पुकारते हैं, कोई गोदी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उसका जो चेहरा है, वो विकृत चेहरा, वो बड़ा हो चुका है, उसका फलक बड़ा हो चुका है। अब फिर इस विधानसभा चुनाव में वो खेल करने की तैयारी में है। फिर आएंगे सर्वे, वो झूठे सर्वे, 80, 85, 83, 78, और लोगों को लगेगा कि भाई मैं चुनाव में बचा ही क्या है। अब ये पूरा खेल कैसे होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तर्कों और तथ्यों के साथ, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे बेहतर अत्री जी बताएंगे। स्वागत है हेमंत अत्री जी। आज से हरियाणा में किसकी सरकार, ये आपके साथ देश को, हरियाणा को हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहीं पर आते हैं, जो मैंने कहा कि एक छिपा हुआ चेहरा जो प्रचार करता है, वो स्टार प्रचारक है, सुपर स्टार प्रचारक। ये सुपर स्टार प्रचारक कैसे हरियाणा के इलेक्शन में कैसे खेल करने वाला है, क्या इसके पीछे लॉजिक्स हैं, क्या तर्क हैं? आशीष जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, और ये हरियाणा की सियासत का मर्म है। अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे, आप स्तब्ध रह जाएंगे। मैं बिल्कुल लाइव उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। 2019 में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, और जैसे 12 बजे घोषणा हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, चुनाव की 2019 में। और शाम को 4 बजे मैं स्टूडियो में लाइव था उस टाइम जब कार्यक्रम की घोषणा हो रही थी। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की घोषणा हुई थी तब, ध्यान होगा 2019 में। ऑल ऑफ ए सडन स्टूडियो में लाइव चलते चलते इनपुट एडिटर ने कहा कि आपको रुकना है, शाम को ओपिनियन पोल हमारा आएगा और आपको स्पेशलिस्ट भाग लेना है। तो ठीक है, 3 बजे के आसपास शो खत्म हुआ तो मैंने इनपुट एडिटर को कहा कि भाई अपना डेटा ले आइए ओपिनियन पोल। मैं स्तब्ध रह गया आशीष जी। 78 से 83 सीट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की उसके अंदर थी, ओपिनियन पोल के 78 से 83। मैंने इनपुट एडिटर को साथ बिठाया और वो जो सर्वे एजेंसी वाले जो 1-2 लोग थे उनको बुलाया
और कोट एंड कोट आज आपको बता रहा हूं वहां पर क्या हुआ। वहां पर यह हुआ कि जो लोकसभा का चुनाव, अगर आपको ध्यान हो 2019 का, वो सारे का सारा पुलवामा की लहर पर हुआ था। हाँ। और 2019 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को 58% वोट मिला था, ऐतिहासिक 58%, और कांग्रेस को केवल 28.5% वोट मिला था लोकसभा। और 4 महीने के बाद आपको पता है विधानसभा है। पिछली बार मई में हुआ था और अक्टूबर में हुआ था। इस बार 4 जून को रिजल्ट आए और आज हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर को इलेक्शन, 4 को काउंटिंग। तो वो जो इनपुट एडिटर को सर्वे एजेंसी का बंदा मैंने बिठाया साथ में, वहीं पर सारे न्यूज रूम में, उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 58% वोट थी और 11% वोट घट रहे हमारे सर्वे के हिसाब से। ओपिनियन पोल की बात करो तो उसमें 11% वोट घट रहे, कांग्रेस के 9% वोट बढ़ रहे। उनका सर्वे कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट 78 से 83 हो जाएगी। 11% वोट घटने पर किसी की सीट 20 बढ़ती है क्या? तो मैंने उन पर तर्क किया तो वहां पर एकदम भगदड़ मच गई उस चैनल में, न्यूज रूम में। और धीरे धीरे उन्होंने, जब भी उनकी जो फिक्सिंग जहां हुई थी चंडीगढ़ में, उन्होंने वहां फोन किया तो कहा कि यार इस नालायक को कहां बिठा दिया तुमने, ये तो हमारी पोल खोल देगा। तो वो इनपुट एडिटर ने मुझे आकर के कहा कि सर वो हमारा ना फॉर्मेट चेंज हो गया है शाम का ओपिनियन पोल का, और अब हम केवल प्रवक्ताओं को ही बुलाएंगे। मैंने कहा भाई बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो मैं वहां से आगे किसी दूसरे चैनल के प्राइम टाइम के स्टूडियो में, रात को लाइव शो था 9 से 10, वो धुआंधार उसको चला रहे थे। तो मुझसे एंकर ने उस दूसरी चैनल की ने पूछा कि सर आपका हरियाणा, वो क्योंकि वो ओपिनियन पोल तो चला नहीं रहा था वो चैनल दूसरा, और वो देश का सबसे विश्वसनीय चैनल था जहां में प्राइम टाइम में 1-on-1 था, जैसे मैं और आप कर रहे हैं। तो लेडी एंकर ने पूछा कि सर वहां पर ये ऐसा दिखा रहे हैं, तो नाम तो लेते नहीं, आपको पता है कंपटीटर का। तो मैंने कहा निधि जी, वो कह रहे हैं 78 से 83%, 78 से 83 सीट हरियाणा में आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर 41 सीट आई तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। और आपको याद होगा 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट आई थी। और ये नेशनल ब्रॉडकास्ट के रिकॉर्ड की बात, आप कहेंगे मैं वीडियो भी भेज दूंगा। ये खेल क्या है? ये खेल ये है कि पैसे के दम पर, एजेंसीज के दम पर, न्यूज चैनल्स को अपने प्रचार का एक अभिन्न अंग बना करके विपक्ष के और जनता के जो मैंडेट है उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए। नेस्तनाबूद शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जब वो 78 से 83 का सर्वे दिखाया, आप जानकर हैरान होंगे कि हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता और विपक्ष के सभी नेता घर बैठ गए, सभी। चुनाव तो गया, अब है क्या, 78 से 83 का तो कोई मैच ही नहीं। एंड दैट्स हाउ वो इलेक्शन हुआ, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 78 से 83 कहा और सीट आई 40। कांग्रेस की सीट बता रहे थे 5 उस सर्वे में, और कांग्रेस की सीट आई 31। किसी को हजम नहीं, किसी को भी हजम नहीं। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो आपने इस लोकसभा चुनाव में भी देखा। ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है कि शुरू में ही इतनी बड़ी बात कह दो कि हम सारे सुन हो जाए, पूरा देश सुन हो जाए। लोकसभा में आपने क्या देखा, प्रधानमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार। कैन यू इमेजिन? और वो टिके कहां कर 240। पूरा नैरेटिव इस बात पर लेकर के उड़ गए कि अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं और हम ही 400 पार। तो अपोजिशन को, और वो सारे उसमें मदद कौन करता है? वो सारा का सारा जो कीर्तन मंडली है मीडिया की, वो सारे उसी लाइन पे लग गए। वो 310 से शुरू हुए थे, आपको ध्यान हो, और कुछ एक आधे शर्मनिरपेक्ष चैनल ने 405 तक दिखाया। 310 से 405, तो शर्मनिरपेक्षता ये होती है। हरियाणा के अंदर अभी अगले 2 दिन के अंदर आप देखना शुरू करेंगे, एक कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है 3-4 सर्वेज की, अलग अलग एजेंसियों का नाम होगा, वो कुछ नहीं, वो सब आपको पता है कैसे सर्वे बनाए जाते हैं और कैसे। आज एक चैनल दिखाएगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं इनसाइड स्टोरी, आज एक चैनल दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी की सीट 38 से 45, और उसको कोई कहेगा 36 से 45, मतलब 36 से नीचे नहीं होंगी और 52 से ऊपर नहीं होंगी। मीनिंग देयर बाई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और एक पॉपुलर नैरेटिव एस्टेब्लिश करते हुए ये ओपिनियन पोल की कहानी होगी। और उसके बाद जब पोलिंग हो जाएगी 1 अक्टूबर को, फिर वो दूसरा मामला जमाएगा कि एग्जिट पोल हमारा ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 55 सीट, 58 सीट, जो इस बार लोकसभा में आपने एग्जिट पोल का खेल देखा, और शेयर मार्केट में कितने लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 2 दिन बाद काउंटिंग होनी थी, लेकिन उनसे रुका नहीं गया क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट थी। किस तरीके से एग्जिट पोल में भी खेल करने की कोशिश की गई, और सच्चाई हम, आप और भाऊ सारे कहते थे
कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत पर सरकार नहीं बना सकती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ये हम हमेशा कहते थे। और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ने वहां पर क्या कराया, तो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जे.एंड.के हो, चारों स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसी ढर्रे का प्रयोग करने वाली है। फर्जी ओपिनियन पोल ला करके एक पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, और इसकी शुरुआत हरियाणा से इसी हफ्ते होने जा रही है। इसलिए मुझे लगा कि आपके जो दर्शक हैं उन सबको आज ही अलर्ट कर दिया जाए कि वो सावधान हो जाए, उनके साथ खेला दोबारा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल, और ये हरियाणा तो इसका सेंटर, हरियाणा में तो दो तरफ चलता है, एक तरफ ये ओपिनियन पोल चलता है, दूसरी तरफ सट्टा बाजार चलता है। अब सट्टा बाजार पूरा खेल कौन खेलेगा, इसको भी आगे हम लोग खोलेंगे अत्रे जी के साथ। लेकिन अभी एक विषय और भी है, ये तो ठीक है, आएगा ओपिनियन पोल, नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी। अब जब क्या होता है, जब नेता का करिश्मा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर ऐसे हथकंडों के ही सहारे होते हैं नेता और पार्टियां होती हैं। लेकिन हरियाणा में इस बार एक और फैक्टर है चुनाव में महत्वपूर्ण। इस बार थर्ड जो है कोई फोर्स नजर नहीं आ रही है, तीसरी ताकत नहीं नजर आ रही है उस हरियाणा में, जिस हरियाणा में एक समय इनेलो भी थी, बसपा भी एंटर करी चुकी थी, भाजपा सबसे नीचे थी। एक दो नेता का नाम हम लोग जानते थे, अनिल विज का नाम जानते थे, बाकी तो नेताओं का नाम ही भाजपा का नहीं जानते थे। कांग्रेस थी। जब बीजेपी एंटर की है तब भी वहां पर बीजेपी के उभार में एक महत्वपूर्ण जो रोल रहा है वो रहा कि कांग्रेस के हिस्से का, मतलब गैर भाजपाई वोटों का बिखराव पिछले चुनाव में भी हुआ। इस बार मामला कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हालांकि आज एक फोटो आई है, वो फोटो मैं आपको दिखा दूं। ये फोटो पर यूपी में भी आजकल हमने आज चर्चा की है और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। ये फोटो देखिए, ये फोटो भाई है। अब हटा दीजिए, कंट्रोल रूम हटा दीजिए फोटो। इस फोटो को जिसने किसी ने लगाया उसने बड़ा, मतलब वो बड़ा भावुक व्यक्ति रहा होगा, बहुत भावुक रहा होगा और निष्ठा भी बहुत थी। उसने रक्षाबंधन की बधाई देके कहा कि इस फोटो में एक साथ भारत की भावी मुख्यमंत्री और हरियाणा के भारत के भावी प्रधानमंत्री और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री दोनों हैं इस फोटो में। क्या है ये फैक्टर, थर्ड फोर्स कहाँ गायब है? और थर्ड फोर्स नहीं होगी तो भाजपा को या कांग्रेस को किसको फायदा मिलेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है आशीष जी। देखिए, इसके बैकग्राउंड में हमें तथ्यों पे जाना पड़ेगा और एक एक चीज खोल के रखनी पड़ेगी। हरियाणा के अंदर, जैसा आपने कहा, पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 2014 में सरकार बनाई, फिर 2019 में बनाई मिलकर के गठबंधन में, और अब वो 2024 में जा रहे हैं। हरियाणा की एक मोटी बात समझने की है कि हरियाणा में ट्रेडिशनली 3 फोर्सेस हमेशा रही हैं पॉलिटिक्स में, और रीजनल आउटफिट हमेशा बहुत मजबूत रही। चाहे वो हरियाणा विकास पार्टी की आप बात कर ले, चौधरी बंसी लाल की, चाहे देवीलाल की बात कर लीजिए, INLD की बात कर लीजिए, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लीजिए, एक तीसरा फैक्टर हमेशा रहा है रीजनल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और ऐसे ही पंजाब में भी रहा है, श्रोमणी अकाली दल आपने देखा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कब फायदा होता है? हरियाणा में बेसिकली देखिए, भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी, शहरों के अंदर उसका इंपैक्ट है जनसंघ के कारण और तमाम RSS के कारण। हरियाणा में जब जब डायरेक्ट लड़ाई होगी कांग्रेस की और बीजेपी कभी नहीं टिकेगी। बीजेपी की समस्या क्या है कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक तीसरी फोर्स, जो क्रेडिबल फोर्स हो, जो कांग्रेस की वोटों के अंदर, कास्ट वोटों के अंदर भी, रीजन वोटों के अंदर भी और अर्बन रूरल डिवाइड में भी डैमेज कर सके। तो पहले वो पार्टी कौन थी? अगर आप 2014 की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। 2014 में इनेलो को वोट आए थे 24.2%, 24.2, और सीट आई थी 19 सीट, और बीजेपी के वोट थे 33.3% और सीट आई थी 47 बहुमत। और कांग्रेस कहां रह गई थी? कांग्रेस को वोट मिले थे 20.7% और सीट आई थी केवल 15। क्यों? क्योंकि रूरल की पार्टी वो कांग्रेस और रूरल की पार्टी इनेलो। कांग्रेस 10 साल की सत्ता के बाद बाहर हो रही थी, तो जैसे ही इनेलो की 24.2% वोट आई, बीजेपी की लॉटरी निकल गई और वो 33.3% पे पहुंच गए, जो 10% होते थे। अब इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2019 की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 में बहुमत में आई, सारी बात हुई। 2019 में क्या हुआ?
2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जो इसका हमने पहले भी जिक्र किया, पुलवामा की लहर थी, हरियाणा में मई में लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी की जो वोट आई वो 58% आई, जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस स्टूडियो की बात। और 10 की 10 सीटें स्वीप कर दी, 2 लाख से ऊपर के, 1 लाख के ऊपर। केवल एक रोहतक सीट 8-10 हजार के मार्जिन से थी, बाकी लाखों की मार्जिन से सीट जीती, जबरदस्त। और कांग्रेस रह गई केवल 28.5% पे, 30% का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी में लोकसभा। 4 महीने बाद, केवल 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ साहब। 4 महीने के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की वोट आई 36.7%, 58 से 36.7, 22% का लॉस, 4 मंथ्स स्टेट और पार्लियामेंट। और सीट आई 40, जिसको 78 से 83 बता रहे थे भाई लोग। वहां कांग्रेस का क्या खेल हुआ, जो कांग्रेस की 5 से 7 सीट बताई गई थी ओपिनियन पोल्स में, वो कांग्रेस को आई 31 सीट, 31। तो आप कल्पना, और वोट परसेंटेज आया उनका 28.21%। आप सोचिए अगर वो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा ना गढ़ा गया होता उस चैनल के द्वारा तो क्या होता। तो इसको मैं जनादेश की डकैती बोलता हूं, सरेआम पूरे दुनिया ने देखा डकैती। अब आप आगे चलिए, जेजेपी को उस चुनाव में 14.9% वोट मिली आशीष जी, 14.9%। नई पार्टी थी, शैशव काल में थी, 4-6 महीने पुरानी पार्टी थी, और चौटाला परिवार में विघटन हुआ था। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित था, बहुत सारे लोग कहते हैं। और चुनाव बीजेपी के विरोध के नाम पे लड़ा था। एग्जैक्टली, ये कहा था कि अब की बार भाजपा जमुना पार। और जैसे ही चुनाव हो गया वो दोनों बन गए पक्के यार, और 4.5 साल सत्ता की बड़ाई थी। तो हम असली बात पे है, जेजेपी केवल 6 महीने पुरानी पार्टी थी, उसको वोट मिले 14.9% और उसकी सीट आ गई 10। और वो 10 की 10 सीट कहां से आई, वो सारी कांग्रेसी किट्टे से आई सारी। ठीक। जो बाकी जो दल थे, जो इंडिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं, वो 19.5% वोट ले गए, 19.5। तो बीजेपी की लॉटरी तो निकल नहीं थी। जितना अपोजिशन का वोट बिखरेगा, जितना मल्टी कॉर्नर्ड मुकाबले होंगे, वो बीजेपी की लॉटरी निकलनी तय। फिर क्या हुआ, जो इनेलो 2014 में 24.2% वोट लेके गई थी और कितनी 19 सीट लेके गई थी, 2019 में उनको केवल 2.5% वोट मिली और 1 सीट आई। लेकिन बीजेपी का काम चल गया। क्यों चला, कि जो विपक्ष की टिकटें वोट बांटनी थी, उसमें जेजेपी ने बहुत मेजर रोल, 14.9%, इंडिपेंडेंट से 19.5%, कल्पना कीजिए, और 2.5% इनेलो। लगभग 40% वोट इंडिपेंडेंट बिखर गई कांग्रेस से अलग, बीजेपी की लॉटरी फिर निकल गई। इस बार वो खेल बिल्कुल पलट गया है। अब आप कहेंगे साहब कैसे, आपके दर्शक जानकर बड़े हैरान होंगे कि 58% पिछली लोकसभा में बीजेपी को वोट मिली थी, 58%। और जो अभी ऐसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अंदर बीजेपी को केवल 46.3% वोट मिला है। अगर पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट भी बात करेंगे तो 12% घट गया है। कांग्रेस को मिला है 43.8, 43.8, 5 सीट उसको मिली, 5 सीट उसको मिली। और जो बंटवारे वाली फोर्सेस थी, चाहे वो आईएनएलडी थी, चाहे वो जेजेपी थी, या जो भी इंडिपेंडेंट थे, सब निपट गए 6% में। जो 40% बंटवारा और ले जाते थे, वो इस बार घट करके आज से 2 महीने पहले केवल कहां रह गया, 6% पे। और उस 6% का भी मैं ब्रेक बता देता हूं आपको। आम आदमी पार्टी को मिला है 3.95% इस लोकसभा में, क्योंकि वो अलायंस में सीट लड़ रही थी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के, आपको ध्यान होगा। आईएनएलडी इनेलो केवल 1.7%, 1.7। जो मेन अपोजिशन पार्टी थी 24.2% के साथ, वो कहां रह गई, 1.75%। और जो 2019 में जननायक जनता पार्टी थी, जो जय देवलाल के परिवार की टूट के आई थी, वो जो सरकार के गठबंधन में थी इस बार 5 साल तक बीजेपी के साथ, उसका आप जानकर हैरानी होगी आपको कि 6 महीने पार्टी बनने के अंदर उनको वोट मिले थे 14.9%। और इस लोकसभा में उनको वोट पता है आपको कितना मिला, 0.87%। तो इसका मतलब क्या है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का होने लगा है। और जब भी मुकाबला आमने सामने का होगा, आपको पता है कि रूरल और अर्बन का डिवाइड है हरियाणा के अंदर। ज्यादा जनता रूरल में रहती है। रूरल में कौन है, रूरल में किसान है, रूरल में यूथ है, रूरल में अग्निवीर है,
रूरल में बेरोजगारी है, रूरल के अंदर किसानों का डिस्ट्रेस है, रूरल के अंदर जो जाति महिलाओं के साथ हुई है तमाम तरह के एप्स के माध्यम से जो खट्टर साहब ने ई गवर्नेंस का मॉडल चलाया था, तो वो आबादी आज भी हरियाणा में बहुत मेजर है और अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड है। बीजेपी का है, लेकिन अर्बन के अंदर बीजेपी उसमें है, रूरल के अंदर बीजेपी को कोई घुसने भी नहीं देता। ये आपने चुनाव में देखा इस बार, लोकसभा में जहां बीजेपी के लोग जाते थे हरियाणा और पंजाब में उनको घुसने नहीं दिया। तो जब जब डायरेक्ट फाइट होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार कोई विकल्प ही नहीं। उनका क्या खेल होता था कि जाट वोट दो जगह बढ़ती थी, पहले कांग्रेस में और इनेलो में, फिर उन्होंने इनेलो को तुड़वा दिया, वो 3 जगह बढ़ने लगी, कांग्रेस, इनेलो और जजपा में। इस बार जजपा 0.87, इनेलो 1.7%, सामने कौन रह गया? तो ये वो जो समीकरण है, ये बीजेपी को खाया जा रहा है आज की तारीख में कि इस बार करें तो करें क्या। तो वैसी सूरत में उनके पास और कोई नैरेटिव नहीं। मनोहर लाल पौने 10 साल तक सत्ता की मौज काट करके आज दिल्ली में मौज काट रहे हैं, और वो जो सारा ठीकरा था उसको उठाए नायब सिंह सैनी घूम रहे हैं। उनको ना तो आप ये कह सकते, ऑपोजिशन का भी धर्म संकट देखिए, वो नायब सिंह सैनी को क्या कहें, वो तो 3 महीने पहले है, उनका ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, वो तो मनोहर लाल के खड़े ही भर रहे हैं लगातार जो करके गए पौने 10 साल में। तो वैसी सूरत में इस बार मुकाबला आमने सामने का है। दूसरी बात कनेक्ट की, आपने देखा लोकसभा के चुनाव में मोदी जी 3 जगह हरियाणा में आए, अंबाला में आए, सोनीपत में आए और भिवानी में आए, और 2 जगह बीजेपी हार गई। 3 जनसभा प्रधानमंत्री की 2 जगह हार गए। राहुल गांधी गोहाना के अंदर, आपको ध्यान हो, खेतों के अंदर धान लगाए थे उन्होंने, याद है आपको? पूरा आधा दिन लगाया उन्होंने, फिर वो पहलवानों के अखाड़े में पहुंच गए थे, वहां एक्सरसाइज किया और तमाम किया, और गांव की दर्जनों महिलाएं राहुल गांधी के घर बुलाई, वही महिलाएं उन्हीं गांव की, उन्होंने वहां खाना खाया, बातचीत की, सोनिया और प्रियंका का इंटरव्यू लिया महिलाओं ने, और उसके बाद वहां डांस किया। पहली बार आपने सोनिया गांधी को डांस करते हुए देखा होगा। राहुल की शादी के लिए उन्होंने उन गांव की महिलाओं को कहा, गोहाना की, कि आप लड़की देखिए, मैं तो तैयार हूं। तो वो जो एक संवाद है वो लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है आज भी, कि कितने सरल लोग हैं कि हमारे बीच में धान बोते हैं, पहलवानों के अखाड़े में उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते हैं, वहीं खेत में ट्रैक्टर लगाते हैं कभी। वो जो सारा कनेक्ट, वो हरियाणा में किसी भी नेशनल लीडर ने इससे पहले इस रूप में नहीं किया। तो ग्रामीण महिलाओं के अंदर वो एक खास तरह का कनेक्ट पूरे परिवार के प्रति भी है। जो यहाँ की लीडरशिप है वो तो है ही अपनी जगह, वो जो काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लीडरशिप का जो कनेक्ट रहा, वो एक बड़ा रोल है आमने सामने की लड़ाई में, वो महत्वपूर्ण है। हम लोग चर्चा 20-22 मिनट ही रखते हैं, लेकिन आज मैं 2 मिनट और लूंगा। एक सवाल मेरे मन में आ गया, जो मैंने फोटो शुरू में दिखाई थी। दरअसल 6% मान लिया अदर फोर्सेस जो भी हैं सबको मिला के 6%, 7% वोट भी गया, लेकिन ये 6-7 भी जो जा रहा है वो दरअसल कांग्रेस के हिस्से का है, वो भाजपा का नहीं है। और उसके लिए भी भाजपा एक ऐसी पार्टी, एक ही मामले में मैं तारीफ करता हूं कि उनके पास कुछ भी ना हो, पूरा युद्ध का मैदान हारा हुआ हो, फिर भी वो प्रयास नहीं छोड़ते, भले साजिशों षड्यंत्रों के जरिए ही करें, लेकिन लगे रहते हैं। कुछ फैक्टर्स है, छोटी छोटी पार्टियां, गोपाल कांडा जैसे लोग हैं, अभी मेरी जानकारी में आए कि उनके साथ भी कुछ वार्तालाप चल रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोटे छोटे फैक्टर्स। ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के पीछे भी जो है इनेलो और बहन जी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन भी, इस गठबंधन को बाकी कोई कुछ भी कहे, इसको क्लीन चिट दे, हरी झंडी दे, लेकिन इस गठबंधन को मैं ये मानता हूं, इसके पीछे तथ्य और तर्क दोनों है कि ये गठबंधन भाजपा ने करवाया है बैठक दोनों को, कि चलो करो गठबंधन। क्योंकि मैं एक उदाहरण दिया था पहले भी, छत्तीसगढ़ के एक रीजनल पार्टी, कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके सुपुत्र के हाथ में पार्टी है, वो दिल्ली आए थे भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए, और मुलाकात किए चाणक्य, स्वयंभू चाणक्य से, कथित चाणक्य से। वहां पर भूपेंद्र यादव नाम के भी एक शख्स मौजूद थे, भाजपा के, वो भी बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। तो वहां पर कहा गया कि ऐसा कीजिए, हमारे साथ गठबंधन में मत आइए, आप उसमें ज्यादा फायदा है नहीं। दरअसल रणनीति जो हमारी है उस हिसाब से आप किसी और के साथ हम गठबंधन करवाते हैं, आप भूपेंद्र जी के साथ जाइए। भूपेंद्र यादव उनको बिठाते हैं अपनी गाड़ी में,
और गाड़ी जब रुकती है तो वो शख्स चौंक जाता है क्योंकि मायावती के घर के बाहर गाड़ी रुकी थी, और लेकर के जाते हैं। बहन जी बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं, जी 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 क्या है? तो बताया गया कि नहीं, ऊपर से आदेश है गठबंधन करने का। वो कैसे भी वहां से चाय पानी पी के निकलते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं ना, इनसे मैं गठबंधन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार असेंबली इलेक्शंस में मैं गठबंधन किया था, इनसे गठबंधन करके इनको भी चुनाव लड़वाना पड़ता है अपनी जेब से, तो इनके साथ गठबंधन में नहीं जा पाएंगे। तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये जो इनेलो और गठबंधन हुआ है बहन जी का, ये गठबंधन इन दोनों ने नहीं किया है। रक्षाबंधन भले खुद मना रही हो, लेकिन गठबंधन नहीं, गठबंधन दिल्ली में करवाया गया है। तो ऐसी कोशिशें जारी हैं। ये 6% है, 7-8% हो गया, मान लिया 9% हो गया, तो जो भी गया वो कांग्रेस का गया, भाजपा का नहीं गया। ये क्या, इस खेल से कुछ भी। और दूसरा, मैं मेरे पास लगातार जो दो चार लोगों से बात होती है, वो जाट बनाम नॉन जाट वाला नरेशन बड़ा तेज मजबूत कर रही है आईटी सेल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसको भी। क्या इसके जरिए अभी भी डिवीजन करके और जीत के रास्ते पर निकलने का कोई गुंजाइश है, या हरियाणा की जनता इस सारी साजिशों को नकार देगी, खारिज कर देगी? बहुत आशीष जी, देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस बार का जो जो चुनाव का जो हाल है, जो पिछली बार 2 बार का जो 14 की 19 की हमने बात की, एक बेसिक फर्क आपने बहुत बेहतरीन उदाहरण के साथ समझाया। मायावती वाला उदाहरण एक जीवंत उदाहरण है, आप किसी भी स्टेट में देख सकते हैं। आपने एक जिक्र किया, मैं एक जिक्र और करता हूँ। पिछली बार बिहार के चुनाव में पासवान के बेटे की क्या भूमिका थी, चिराग की? वो तो कह रहा है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, और मोदी जी अलायंस किए बैठे उसके चाचा के साथ, और उसको खुला छोड़ रखा है। उसको खुला छोड़ रखा था नीतीश की वोट खाने के लिए। इस बार भी जो खेल है हरियाणा के अंदर, एग्जैक्टली वो वही सेम। देखिए, बेसिक चीज हमें समझनी पड़ेगी, इनेलो हो या जेजेपी हो, हलोपा हो या बसपा हो, ये भी कांग्रेस के साथ इच्छा से कभी नहीं आते हैं, आ ही नहीं सकते। नेचुरल अलायंस, चाहे वो हवीपा का, इसका क्या नाम है, जेजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे वो आमने सामने भी खड़े हो, राज्यसभा के चुनाव में हमेशा साथ जाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। इन फॉल्ट लाइंस का लाभ उठाती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको ये पता है कि ये देर सवेर इनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, वो तुम्हारे पास ही आएंगे और तुम्हारी ही शर्तों पे आएंगे। तो आपने बेहद उचित फरमाया कि जो बसपा का जो अलायंस है इनेलो के साथ, वो उसी तरीके का अलायंस है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें अनसेड अच्छी होती है, सबको पता है। और जो हलोपा है, गोपाल कांडा का जो सीटों पर प्रभाव है वो सिरसा जिले तक सीमित है, और सिरसा में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है। तो वहां पर वो तो मांग रहे हैं 5 सीट, ये उनको दे देंगे 2 सीट, एक उनके लिए, एक उनके भाई के लिए। इस बार उनकी इच्छा बलवती ये हो रही है कि बीजेपी वीक फुटिंग पे है, तो अपने लड़के को भी लड़ा दो, बहती गंगा में हाथ धो लेते। तो वो बेसिकली 5 मांग रहे हैं, ये उनको 2 कह रहे हैं, अल्टीमेटली 3 पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन वो उसको आप पैन हरियाणा अलायंस नहीं कह सकते, वो उन 3 कंस्टिट्यूएंसी तक का कंस्टिट्यूएंसी जो है उन्हीं तक का अलायंस। ऐसे ही इनेलो जो 16% से आकर के 1.75 पे टिक गई है, वो क्या करेगी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि लोकसभा का जो पैटर्न है वो एज सच कंटिन्यू रहेगा, ये कभी नहीं होता। लोकसभा का चुनाव 2 नेशनल पार्टियों के बीच में लड़ा गया, पूरे देश में लड़ा गया। रीजनल पार्टियों का फोकस लिमिटेड था, उतना है हरियाणा में, लेकिन वो अद्भुत तरीके से नीचे गिर गया और सब जगह जमानत जब्त हो गई, सब जगह। तो उसका बेसिक कारण क्या है आशीष जी? बेसिक कारण है कि 0.87% पे जो पार्टी आ गई 14% से, उसके और जिसके ऊपर बीजेपी का ओपन टैग लग गया, ओपन टैग, और वो पार्टी जाटों की है। ऐसे ही इनेलो विशुद्ध रूप से जाटों की पार्टी है, मायावती के साथ अलायंस किया है, तो बिल्कुल 2-3% वोट का फायदा होगा निश्चित, इसमें वो मत मानिए 4% का भी हो सकता है, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो पिछले चुनाव में 40% था। पिछले चुनाव में मैंने जो बताया आपको कि 40% जो 2019 का वो था, जो बीजेपी का जो गेम हुआ, वो जेजेपी जो थी वो 14.9% ले गई, और अदर्स ले गए 19.5%, इनेलो ले गई 2.5%। तो इस तरीके से 40%, हलोपा रह गई 0.7%। तो जो 100 में से 40 वोट थी वो बीजेपी की इच्छा के हिसाब से बटी अलग अलग पॉकेट्स के अंदर। इस बार वो स्थिति और वो हैसियत किसी की भी नहीं है इस चुनाव के बाद। वो जो फिगर जो इस चुनाव में आपने लोकसभा में देखा कि वो 5-7% तक सीमित हो गया है, वो 15 भी हो सकता है, लेकिन 25 तो फिर भी बचा ना।
और वो 25 ही कांग्रेस की एडवांटेज है। कि अब समस्या ये है, जो कल भी आपने सवाल पूछा था, सवाल ये है कि बीजेपी तो एक खास तरीके की उसमें खड़ी है। हरियाणा में एक बात पहली बार और देखेंगे आप, आपने सैकड़ों शो किए यहाँ तक, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल ये वो, हरियाणा में पहली बार 2 भाजपा है, एक मनोहर लाल की भाजपा है। वो मनोहर लाल की भाजपा क्या है कि मनोहर लाल दिल्ली में चले गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हरियाणा में ही भटक रही है। तो मनोहर लाल और उनके चेलों की भाजपा अलग है, और जो एक्चुअल भाजपा का जो कार्डर्स था वो अलग साइड में रह गए। मनोहर लाल की भाजपा में कौन है? मनोहर लाल जी के चेले चपाटे, उनके पीए, पीएस, ओएसडी और उनके खास कृपा पात्र। वो सारे वर्कर, सारे काडरे की आंख में चुभ रहे हैं। और दूसरी जो है मूल भाजपा, जो उसका असली कैरेक्टर है, अनुशासित है और सारी चीजें। तो इस बार कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल दिखेगी आपको, वो भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कि जहां मनोहर लाल तो जहां चले गए हरियाणा में, वहां तो पार्टी का नाम लेवा नहीं बचेगा इस बार। सैनी साहब करेंगे क्या? वो तो 3 महीने पुराने सीएम ना, उनका कुछ अच्छा है ना बुरा है। तो ये सारी, अच्छा मोदी जी का इस बार मुट्ठी खुल गई लोकसभा में, 3 जनसभाएं की, 2 जगह हार गई। तो इस बार भाजपा को समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। उनका काम था डिवाइड एंड रूल का, इस बार वो डिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। जो हालात है कि आमने सामने की टक्कर होगी, तो आमने सामने की टक्कर में, जो जैसा आपने उदाहरण के साथ, हमने सारे डेटा के साथ बात की, आमने सामने की टक्कर में हमेशा भाजपा को नुकसान है, और नुकसान बड़ा है जी। एक छिपा हुआ साथी चाहिए जो फायदा पहुंचाए, और आपने तो 2 ही भाजपा बताई है। दरअसल इस देश की जो मीडिया है, जो ओपिनियन पोल अभी लेके आने वाली है, जिसकी चर्चा आपने की, वो मीडिया तो सिर्फ कांग्रेस के भीतर का सिर्फ फुटबॉल दिखाती है। भाजपाई तो बड़े बेचारे, मतलब बेचारे हो चुके हैं, उनका दर्द भी कोई दिखाने वाला नहीं है। 2 भाजपा नहीं है हरियाणा में, राव इंद्रजीत सिंह की भाजपा, राव दानवीर सिंह की भाजपा, अनिल विज की भाजपा, रामविलास शर्मा की भाजपा, कैप्टन अभिमन्यु की भाजपा, खट्टर की भाजपा। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, वो पीड़ा कोई नहीं बता रहा है। कोशिश करेंगे जब आपसे चर्चा हम लोग करें तो बताएं कि भाजपा में कितने पीड़ित हैं, कितने वंचित हैं और कितने शोषित हैं। इन सब की दर्द कम से कम हम लोग बताएंगे, तो जब ये लोग भी कहेंगे कम से कम कोई तो हमारा दर्द बता रहा है। राव दानवीर, राव इंद्रजीत, ये लोग भी कहेंगे कोई तो दर्द बता रहा है। बड़े दर्द में ये लोग बेचारे, इनका दर्द अभी भाजपा वाले नहीं बता पाएंगे। आगे के एपिसोड्स में हम लोग बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आज थोड़ा शो लंबा हो गया, कुछ सवाल ऐसे थे। अब फिर हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, ये सिलसिला जो आज से शुरू हुआ है, ये सिलसिला जारी रहेगा। रोजाना शाम 5 बजे साथ में होंगे हेमंत अत्री जी, और उन्हीं के जरिए आप हरियाणा का पूरा राजनैतिक पोस्टमार्टम उन्हीं के जरिए आप तक आए। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।